बड़े कार्य बताओ जो आपने अपने कार्यकाल में भी पिछले 5 साल में आपने विधानसभा क्षेत्र में करा। जैसे वो यदि पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है और आप वापस से विधायक बनेंगे तो आप क्या ऐसे कार्य हैं जो आपके जेहन में हैं? देपालपुर विधानसभा का एक कहीं ना कहीं एक गलतफहमी लोगों में बनी हुई है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कहीं ना कहीं बड़ा गुटबाजी का एक सामना करना पड़ता था। कांग्रेस को कांग्रेस से ही लड़ना पड़ता था पहले के पंजे के नीचे, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर सरकार भी बनेगी। हर रोजगार कैसे मिले लोगों को, यहाँ का बिजनेस कैसे बढ़े लोगों का, कि आम जनता यहाँ सुखी कैसे हो सके। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव का आगाज हो चुका है। दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टी एक दूसरे के सामने हैं। 3-4-5 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की जो बकाया है वो लिस्ट भी जारी हो जाएगी। इस बार मध्य प्रदेश के मतदाताओं का रुझान जानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। वादे बड़े बड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ पक्ष की जो पार्टी है बीजेपी उसके सामने है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों को ये जानना जरूरी है कि ये मध्य प्रदेश के वही मतदाता हैं जिन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को ठेंगा दिखाकर एक बार शबनम मूसी और किन्नर कमला जान को कुर्सी पर बिठाया था। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं देपालपुर के वर्तमान विधायक विशाल पटेल जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय जगदीश पटेल 2 बार विधायक रह चुके हैं देपालपुर से। आइए जानते हैं वहाँ के हाल और राजनीति पर चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस बार क्या तैयारी, क्या चुनौती? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई चुनौती है। जो व्यक्ति लगातार अगर जनता के बीच में रहेगा तो उसके लिए चुनौती कभी नहीं रहती है। रही बात बीजेपी, कांग्रेस हो या और भी कोई दल हो, जनता जनार्दन समझती है कि जो व्यक्ति लगातार उनके सुख और दुख में, जो व्यक्ति लगातार उनके हर कार्य में तत्पर अगर खड़ा रहता है तो उसे हमेशा ही वो जनता चुनने का प्रयास भी करती है, और मुझे ये मानना है कि चुनती भी है। रही बात देपालपुर विधानसभा की, तो देपालपुर विधानसभा का एक कहीं ना कहीं एक गलतफहमी लोगों में बनी हुई है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। यही देपालपुर विधानसभा है जहाँ मेरे पिता 2 बार लगातार जीते हैं चुनाव, और वही स्थिति परिस्थिति आप ये देख सकते हैं कि देपालपुर विधानसभा में अभी तक कांग्रेस से टिकट तो नहीं हुआ है, लेकिन होना, क्योंकि मैं सिटिंग एमएलए भी हूँ, सभी सर्वे में टॉप पे भी हूँ, और 100% टिकट तो मिलना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि टिकट मिलने के पहले ही माहौल, जो स्थिति परिस्थिति है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में पूरी बनती हुई दिख रही है। अंतरकलह एक समय था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय गुटबाजी चरम पर थी। कहीं ना कहीं बड़ा गुटबाजी का एक सामना करना पड़ता था। कांग्रेस को कांग्रेस से ही लड़ना पड़ता था पहले, उसके बाद उसको बीजेपी वालों से लड़ना पड़ता था। आज स्थिति पूरी की पूरी विपरीत हो गई। आज जितने भी हमारे यहाँ के जो लोग यहाँ से गए, 20-22 लोग, और सिंधिया जी गए, जब से एक तो गुटबाजी खत्म हुई, और जो वहाँ गए तो अंतरकलह वहाँ बड़ी मच गई, और बीजेपी के अंदर अंतरकलह इतनी बड़ी कि वो आप देख सकते हैं, आप ही के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को रोज़ पता लगता है कि जो सीटें उन लोगों ने तय करी है, शायद 90-92 सीटें कुछ उन्होंने टिकट तय करी है, उसमें से 70% टिकट्स पे विरोध हो रहा है सीटों के ऊपर। तो अंतरकलह बीजेपी में है, ना कि कांग्रेस में है। और जब कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं मिलता। कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हराती थी, लेकिन वो स्थिति परिस्थिति अब बीजेपी के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने नासूर थे हमने वहाँ भेज दिए, वो अपने आप चले गए। तो स्थिति जो बनना कांग्रेस में थी वो ना बनते हुए यहाँ एकजुट एक जाजम के नीचे, कांग्रेस के पंजे के नीचे, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर सरकार भी बनेगी। और जो अंतरकलह बीजेपी में है वो सामने दिख रही है। उसी कारण से भी ये भी एक बड़ा कारण रहेगा कि 15 महीने का कार्यकाल माननीय कमलनाथ जी का, और लगातार 15 महीने छोड़ने के बाद 18 साल का कार्यकाल माननीय शिवराज जी का,
में बड़ा फ़र्क है। बड़ा फ़र्क ये है कि माननीय कमलनाथ जी का जो विज़न था, उनकी जो सोच थी इस मध्य प्रदेश के लिए कि यहाँ व्यापार भी आए, किसान उन्नत भी हो, गरीब लोगों को भी रोज़गार मिले। लेकिन यह माननीय शिवराज जी में विपरीत की स्थिति है पूरी की पूरी। वो जितना भी अधिकारी बोलते हैं, क्योंकि खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना बड़ा है नहीं, ना खुद इतने टैलेंटेड हैं, ना इतना बड़ा विज़न है, तो एक बड़ा फ़र्क इसीलिए पड़ता है। आप ये देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि माननीय कमलनाथ जी यहाँ आईफा अवार्ड ले आएंगे, कि इंदौर शहर के अंदर आने की पूरी स्थिति बन गई थी, लेकिन कोविड के कारण वो सब कैंसिल भी हुआ, सरकार भी गिर गई। अगर वो आता तो इंदौर शहर का नाम समूचे पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो जाता। यूँ ही हम लोग प्रसिद्ध हैं, 6 बार से लगातार हम लोग 1 नंबर पे हैं सफाई में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रोज़गार भी मिलता, डेवलपमेंट भी होता, और जब विश्व के पटल पर नाम लिखा जाता तो कहीं ना कहीं हिंदू मध्य प्रदेश का भी नाम बड़ा होता। बहुत सारी अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय कमलनाथ जी की योजनाएं थी, उस समय गौशालाएं उन लोगों ने बनाई। हम देखते हैं कि तमाम जितने रोड हैं, हम बीजेपी पूरे करती है, गाय के माता के नाम पर राजनीति करती थी, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं नहीं करती थी। आप ये देखें, तमाम किसी भी आप रोड के ऊपर चले जाएँ, हाईवे के ऊपर चले जाएँ, गौ माताएँ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से मर जाती हैं, वो पड़ी रहती हैं। एक तरफ तो हम माता कहते हैं और वहीं से हम क्रॉस होकर निकल जाते हैं, भले वो पड़ी है, कुत्ते खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हो, बिल्ली खा रही हो उनको, लेकिन उनकी सेवा कोई नहीं करता था। कमलनाथ जी ने वो विज़न रखा कि इनको कम से कम, जिससे हम माता कहते हैं, उनकी सेवा तो हो। 1000 गौशालाओं का निर्माण भी किया, लेकिन उस गौशालाओं के लिए उन्होंने फंड की व्यवस्था भी करी कि बाद में कैसे चलेगी। जैसे ही सरकार बदली, सब धराशायी हो गया, एज इट इज़ वापस पूरी की पूरी गौशालाएँ खंडर जैसी कर दी। अगर इनमें, क्योंकि वो चीज़ परोपकार का था, एक धर्म की और आस्था की भावनाएं थी, माननीय कमलनाथ जी की सोच थी कि गाय जिसे हम माता कहते हैं, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद देती है, और इस कलयुग के अंदर तारने वाली गौ माता है। उसकी सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद भी तरते हैं। ये विज़न कमलनाथ जी का था। बहुत सारी अनेक ऐसी चीज़ें थी। इंदौर के अंदर फिल्म सिटी आ रही थी, मुझे माननीय कमलनाथ जी ने बुलाया था, हम लोगों ने जगह भी देख ली थी। तो अनेक ऐसी चीज़ें थी कि उनका विज़न था कि यहाँ रोज़गार कैसे मिले लोगों को, यहाँ का बिज़नेस कैसे बढ़े लोगों का, कि आम जनता यहाँ सुखी कैसे हो सके। सरकार प्रलोभन देती है, 1 दिन 2 दिन 8 दिन महीने 2 महीने 6 महीने साल भर 5 साल खिला देगी, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे हो, वो कमलनाथ जी का विज़न था। यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर वापस सरकार, कमलनाथ जी को हर एक व्यक्ति चाहता है और सरकार बनने वाली है। विशाल जी, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपके परिवार की, आपके पिताजी देपालपुर क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं, तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि जो आपके परिवार की है, आप फिर विधायक हैं, तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? फ़ायदा या नुकसान से राजनीति मेरे और मेरे परिवार ने कभी नहीं करी। मेरे पिता का भी एक ही लक्ष्य था और मेरा भी एक लक्ष्य था कि आम जनता की सेवा कैसे हो सके। जनता की सेवा करने के अनेक माध्यम होते हैं, लेकिन राजनीति करना, इसमें आना, क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पर लाभ किसी को पहुंचाना वो अपनी जगह होता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आपके पास पावर होता है तो आम जनता का आप सेवा सुचारू रूप से व्यवस्थित कर सकते हो। यही एक कारण है कि हम जो राजनीतिक जो करने का कारण है, आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में भी जब मेरे पिता यहाँ 7 साल विधायक रहे, एक उपचुनाव लड़े और एक मेन चुनाव लड़े, उसके पहले वो एक लेमैन नॉर्मल मैन थे। मुझे वापस वो पद पाने के लिए 15 साल लग गए। ना कि कोई ऐसा कोई बैक सपोर्ट नहीं था, कोई राजनीतिक वो नहीं था कि मेरे पास लगातार मैं उसी पद पे बना रहा, या कहीं ना कहीं वापस संघर्ष किया। जनता ने मुझे चुना, जनता ने मुझे पसंद किया और पार्टी ने टिकट दिया और मैं विधायक बना। नहीं, मेरा कहने का जो मतलब था कि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चुनाव क्षेत्र में रहें तो इतना लंबा समय जब आप रहते हैं तो वो एक परिवार के सदस्य की तरह आपको मतदाता समझने लग जाते हैं, तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है। उन अपेक्षाओं के बारे में कोशिश तो रहती है कि हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करूं, और प्रयास भी रहता है कि मेरे घर मेरे दर जो आया है
वो कोई भी खाली हाथ ना जाए। प्रयास भी रहता है कि सरकार की योजनाओं से लाभ ना हो, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत तौर पर लाभ मिल जाए। जिस प्रकार से मैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अगर बात करो कि वहाँ चलती थी इस प्रदेश के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जब स्थिति देखी कि जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के विधायक और ये सब एक दूसरे का जब फ़र्क समझने लगे, तो वो योजना हम लोगों ने हमारी जेब से चालू कर दी। मेरे पिता के नाम से एक योजना चलती है, श्री जगदीश पटेल सहायतार्थ विवाह सहायतार्थ योजना, जिसमें हम मेरी विधानसभा की बच्ची, कोई भी बच्ची हो, उसमें सिर्फ 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो विधानसभा की होना चाहिए और दूसरी वो बालिग होना चाहिए। ये 2 कारण चीज़ हैं, इसके अलावा तीसरा कोई पेपर नहीं मांगते हैं। उसको हम लोग, मेरी ओर से मैं लगातार प्रयास करता हूं कि हर एक बच्ची को उसको, क्योंकि सबसे बड़ा एक पिता के लिए उसके पुत्री का विवाह करना उसके लिए बड़ा सौभाग्य की बात होती है और हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं पैसों की कमी के आधार पर या कहीं ना कहीं उसकी कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो बच्ची के विवाह के अंदर कोई कमी ना रह जाए, वो पूर्ति का प्रयास हम लोग करते हैं लगातार। मेरी विधानसभा में पिछले 2 वर्ष में निरंतर लगातार प्रयास करते हैं। उसमें हम लोग 51 बर्तन भी देते हैं, 500 आदमियों के खाने की सामग्री भी देते हैं, 5 जोड़ कपड़े भी देते हैं। कम से कम उसको एक टेका लग जाए उस पिता को और उसकी भावनाएं, उसके मन की भावना जो है वो पूरी भी हो। और मेरी विधानसभा के अंदर यही सबसे बड़ा कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से, उस पैसे के अभाव के कारण भी उनकी विवाह में अड़चनें आती हैं। तो एक सेवा के माध्यम से भी वो सेवा भी हो जाती है और एक कहीं ना कहीं परोपकार का भाव रहता है। विशाल जी, 5 कोई बड़े कार्य बताओ जो आपने अपने कार्यकाल में भी पिछले 5 साल में आपने विधानसभा क्षेत्र में कराया। मेरी विधानसभा क्षेत्र में पहली चीज़ तो हम लोगों को 15 महीने का कार्यकाल मिला। उस 15 महीने के अंदर जो हम लोगों ने विज़न रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी का विशेष आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। मेरे यहाँ गौशालाएं बनी, कोविड काल के दौरान मैंने ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगवाए। अनेक ऐसे रोड थे जो सूचियाँ मैं आप लोगों को अवेल करा दूंगा जो हम लोगों ने वहाँ बनवाए। इसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास ये किया कि कोविड काल के दौरान जितनी भी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, ये जितनी बहनें थी, उन सब का मैंने मेडिक्लेम बीमा करवाया। क्योंकि जब वो उस समय कोई भी भाई भाई से दूर हो गया था, बाप बेटे से दूर हो गया था, कोविड का काल था और एकमात्र वो बहनें थी जो निरंतर प्रयास कर रही थी हर घर जाकर इलाज का बाकायदा उनको देखना, उनको वापस एडमिट कराना और वो सकुशल वापस घर लौटे। लेकिन उनकी चिंता सरकार ने नहीं करी थी, उनकी चिंता इस भाई ने करी थी उन सब के लिए। उन सब का मेडिक्लेम मैंने करवाया था उस समय। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें तो ठीक है, आप सैकड़ों चीज़ें बोलेंगे तो वो गिनवा दूंगा मैं देपालपुर विधानसभा की। अच्छा, और अब जो यदि पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है और आप वापस से विधायक बनेंगे, तो आप क्या ऐसे कार्य हैं जो आपके जेहन में हैं जिनको आप करना चाहते, बड़े कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र? मेरी विधानसभा के अंदर जो 15 महीने का कार्यकाल था, उस दौरान हम लोगों ने एक विज़न तैयार किया था कि इस देपालपुर को हम क्या देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ 75% ग्रामीण क्षेत्र है, 25% शहरी क्षेत्र है। लेकिन वो 25% शहरी क्षेत्र में भी गरीब तबका बहुत ज़्यादा रहता है और ग्रामीण गाँव के अंदर कोई भी रोजगार की एक बड़ी कमी रहती है। उसी मध्य के चलते हुए हम लोगों ने जो लक्ष्मीनगर मंडी इंदौर होती थी, इसी तर्ज पर हम लोग एक देपालपुर में 100 एकड़ में मंडी प्लान करी थी और मैंने माननीय कृषि मंत्री जी को बुलाकर वहाँ घोषणा भी करा दी थी और जगह भी हम लोगों ने अलॉट कराने का प्रयास भी कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जाने के कारण, नहीं तो मार्च के बजट के अंदर वो अलॉट भी हो जाती। अगर वहाँ 100 एकड़ में मंडी बनती तो अनेक वेयर हाउस बनते, पढ़े लिखे बच्चों को अकाउंटिंग और इसका रोज़गार मिल जाता, जो पढ़े लिखे कम हैं उन्हें हमाली मिल जाती, साफ़ सफाई वालों को साफ़ सफाई का काम मिल जाता। अनेक ऐसे कार्य थे, जो छोटे व्यापारी हैं उनको बड़ा बिजनेस वहाँ मिल जाता। आज भी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि 60 किलोमीटर दूर इंदौर आना पड़ता है, 2 दिन का समय लगता है अगर एक ट्राली उसको बेचना है तो। एक दिन पहले आता है, रात भर किसान बेचारा सोता है उस मंडी के अंदर मच्छरों के बीच में। सुबह तुलई होती है, सुबह नीलामी होती है, दोपहर में तुलई होती है और वापस दूसरे दिन शाम को घर जाता है। एक सबसे बड़ा विज़न तो ये था कि मंडी देपालपुर में बने। दूसरा विज़न जो हम लोगों ने दिया था, यशवंत सागर एक बहुत बड़ा हब है, प्रवासी पक्षियाँ बहुत आते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक विज़न दिया था, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा अभी उसके लिए, कि वहाँ
एक एंटरटेनमेंट का जिस प्रकार से वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोग दुबई और सिंगापुर और अनेक जगह जाते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ यशवंत सागर में लेके आने वाले थे। और उसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लग रहा था, टोटल पीपीपी मोड पे था। मैंने तो जब कमलनाथ जी की सरकार नहीं रही उसके बाद भी शिवराज जी के यहाँ लेटर भी भेजा और वो वीडियो भी भेजा कि ये हम करना चाहते हैं, इस मध्य प्रदेश के इंदौर को रोज़गार मिलेगा और कहीं ना कहीं एक टूरिज़्म यहाँ बढ़ेगा। यही यशवंत सागर में एक गुलावट हमारे पास जगह बहुत अच्छी है जो लोटस वैली के नाम से जानी जाती है। तो नेचुरल कमल जहाँ खिलते हैं, हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं। डेस्टिनेशन प्री वेडिंग शूट्स बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, पूरे इंदौर शहर की और इंदौर शहर के आसपास की। वहाँ भी हमने इसी टाइप का एक विज़न दिया था। वहाँ भी ये दोनों चीज़ मिल के कहीं ना कहीं एक बड़ा रोज़गार, 4 से 5 हज़ार व्यक्तियों का रोज़गार यहाँ लोगों को मिल जाता। तीसरा, ये तो 2 चीज़ें हुई। तीसरा, जो फिल्म सिटी माननीय कमलनाथ जी ने दी थी, सभी अधिकारी और सभी आ गए थे। पितृ पर्वत के जस्ट अपोजिट हम लोगों ने जगह भी देख ली थी, क्योंकि एयरपोर्ट से सबसे नज़दीक भी होता था। अगर फिल्म सिटी यहाँ आती तो यहाँ अपने आप में देपालपुर विधानसभा के लोगों को रोज़गार बड़ा मिल जाता। मेरा विज़न था कि कम से कम 15 से 20 हज़ार बेरोज़गार देपालपुर विधानसभा के कम से कम रोज़गार से लग जाएं। वो अगर रोज़गार से लग जाते तो अपने आप आत्मनिर्भर खुद हो जाते हैं। ये ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने एक बड़ा, जब नर्मदा की लाइन वहाँ से देपालपुर से दूर जा रही थी, वो हम लोगों ने सेंक्शन कराई कि नगर को पानी मिल जाए, गौतमपुरा को पानी मिल जाए। साथ साथ हम लोगों ने देपालपुर के अंदर 24 अवतार मंदिर, एक बड़ा हब है, वहाँ हमने नर्मदा कुंड का प्लान किया था, जिसकी घोषणा भी हमने माननीय मंत्री जी को वहाँ बुला के करा दी थी कि लोग यहाँ से हर पर्व के दिन, हिंदू धर्म के लोग जितने हैं वो सब अमावस्या के दिन हो या कोई भी बड़ा पर्व हो, वो नर्मदा जी स्नान करने जाते हैं। हमने नर्मदा जी वहाँ लाकर वहीं एक बड़ा कुंड की घोषणा भी कराई कि जल्द वो बने और ताकि इतनी दूर लोगों को ना जाना पड़े। चौथा, इसी के अंदर हम लोगों ने गौतमपुरा के अंदर चंबल नदी वहाँ है, उसी पे एक उकाला नाम की जगह जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, गौतम ऋषि ने वहाँ शिप्रा जी का उद्गम किया था। तो चंबल और शिप्रा जी, और वहीं जब नर्मदा जी का पानी हम लोग नगर को दे रहे थे, तो वहाँ एक बड़ा संगम हम लोग तीन त्रिवेणियों का संगम हम बनाने जा रहे थे वहीं, कि बड़ा घाट भी बने, संगम भी हो, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं उद्धार भी हो, जो बाहर जाना पड़े इतने दूर वो जाना ना पड़े, और यहीं कहीं ना कहीं आपको वहीं काम हो जाए। अनेक ऐसी योजनाएं थी हमारी। और भी विज़न था। ओम सर्किट से हम लोगों ने, जो ओम सर्किट माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था ओंकारेश्वर से उज्जैन, उसी को हम लोगों ने वाया देपालपुर प्लान किया था कि वाया देपालपुर वो निकले तो अपने आप 4 लेन रोड पूरा बन जाता उसी से, और 24 अवतार मंदिर भी उसी तर्ज पे वहाँ हो जाता। तो जो भी व्यक्ति दर्शन करना है तो कम से कम इस सर्कल के अंदर घूमे, कि ओंकारेश्वर भी जाए, उज्जैन भी जाए और बीच में देपालपुर भी दर्शन करें, और 4 लेन पूरा का पूरा 4 लेन भी बने। तो ये कई अनेक योजनाएँ थी हम लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं विडम्बना रही। ये कहते हैं कि आते हुए समय में अब पूरा होगा जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। विशाल जी, ये जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लाडली बहना योजना उन्होंने निकाली है, क्या लगता है कि ये चुनाव को प्रभावित करेगी, बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा? बताइए। अच्छा सवाल है आपका कि क्या लाभ होगा। या आप ये देखें, लाडली बहना के नाम पर पहली चीज़ तो 18 साल में आपको कभी उन बहनों की याद नहीं आई। जैसे ही कांग्रेस ये योजना लेके आई, आप लोगों ने उसको लागू कर दिया। दूसरी चीज़, जीजी को तो आपने दे दिया 1000 रुपये, लेकिन जीजा के जेब से निकाल लिए 5000 रुपये उसी घर में से। उसी घर में 1000 रुपये दे के 5000 रुपये लूटना, ये कौन सा न्याय होता है? आप ये देखें, महंगाई चरम पर है। वो जो व्यक्ति 5000 7,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, वो अगर 5000 रुपये बिजली का बिल भरेगा तो खाएगा क्या? रोज़ खाने के लिए जो 5000 रुपये 7000 रुपये 10,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला 1000-2000 रुपये उसके बचा लेता था पहले। अब स्थिति ये है कि उसका राशन तक 10,000 रुपये में नहीं भरा पाता है। तो आप 1000 रुपये देकर आप जो लूट आप लोगों ने मचाई है, बीजेपी ने मचाई है, मैं तो धिक्कार करूंगा इस बात पे। और बीजेपी वालों को कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है कि अगर आपने करना था तो महंगाई के ऊपर भी आप काबू पाएँ, पेट्रोल डीजल के ऊपर भी काबू पाएँ। देना हो तो सब दें,
कोई दिक्कत नहीं है, उन बहनों का अधिकार है, आपको देना चाहिए, लेकिन दो तो ऐसा दो कि कम से कम उसके घर में सुचारू रूप से चूल्हा जल जाए। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इस मध्य प्रदेश के अंदर। ये चुनावी रेवड़ियाँ हैं जो शिवराज जी बांट रहे हैं, और पूर्व में उनके भी नेता, सर्वोच्च नेता उन्होंने भी कहा है कि चुनावी रेवड़ियाँ बट रही है, बटने दो। तो मोदी जी का जब कहना है, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने खुद ने अभी बीच में 2-4 दिन पहले कोई प्रेस वाले बैठे थे, उनसे जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने एक भाषण के अंदर कहा था उससे कि भैया मैं बहुत याद आऊँगा। तो कहीं ना कहीं हार वो खुद भी मान चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं मेरा जाना तय है, क्योंकि बोले मामा बहुत याद आएगा इसी के बाद। अगर वो व्यक्ति जो खुद ही मन से हार जाए तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उसको घर जाना भी चाहिए। थैंक यू।